हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई और यूपी पुलिस इससे संबंधित जो प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं से संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले हैं, इसके लिए हम अपने क्लास में इसका डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम क्लास 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है क्लास 4 होने वाली है और इसमें आज हम आदिकाल से संबंधित रचनाएं, ऊपर के जो टॉपिक्स हैं हम इसे पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है आदिकाल से संबंधित रचनाएं एवं उनके रचनाकार, यानी आदिकाल से जो रचना है उनके रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा विस्तृत है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे दोस्तों, यानी आदिकाल से संबंधित रचनाएं एवं उनके रचनाकार। भाग 1 का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आदिकाल का समय, सबसे पहले अगर हम लोग इसको डिटेल पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक हम यहाँ पे रिमाइंडर करेंगे। 1050 से 1375 विक्रम संवत इसका समय माना गया है और 993 से 1318 ईस्वी 993 से 1318 ईस्वी की बात करें और संवत की बात करें तो 1050 से 1375 है। काल विभाजन और नामकरण इसका जो आदिकाल को बीजवपन काल, वीरगाथा काल, ये सब किसने कहा है, इसका क्लास हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो आज हम केवल इससे रचनाओं से संबंधित क्लास करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है? यानी किस कवि को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या फिर अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है? सरहपा, स्वयंभू, कढ़हपा और पतंजलि। तो इसमें दोस्तों अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और अपभ्रंश भाषा का जो व्यास है ये किसे कहा जाता है? ये स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि भी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि, इन्हें अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, अपभ्रंश भाषा का व्यास, अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम कवि है वो कौन है? तो वो है स्वयंभू। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर स्वयंभू हो जाएगा। किस रचना के कारण शुक्ल जी ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा? तो यहाँ पर हमको 2 बातें चल गई कि सबसे पहले विद्यापति को मैथिल कोकिल किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। और किस रचना के कारण शुक्ल जी ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूपरिक्रमा, गोरक्ष विजय। तो ये विद्यापति जो कहा वो उन्होंने पदावली के कारण कहा, क्योंकि पदावली इनकी जो रचना है वो मैथिली भाषा में है। ये दोस्तों जो पदावली रचना है विद्यापति की वो मैथिली भाषा में है और मैथिली रचना के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को क्या कहा है? मैथिल कोकिल कहा। यानी कि मैथिल कोकिल किसे कहा गया, ये भी प्रश्न हो गया यहाँ पे। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किस रचना के कारण कहा है? तो इनकी रचना पदावली के कारण कहा है। प्रश्न ये भी आता है कि पदावली की भाषा क्या है या पदावली जो रचना है वो किस भाषा में रचित है? तो वो मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पदावली हो जाएगा। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? ठीक है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई? तो इनके जो टोटल ग्रंथ हैं 14 ग्रंथों को इनको माना गया है। यानी इनके टोटल 14 ग्रंथों को माना गया है, जिसमें से कीर्ति पताका, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, वाक्यावली, कीर्ति पताका है, पदावली है। ठीक है दोस्तों, पुरुष परीक्षा है, भू परिक्रमा है, बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं। लेकिन इसमें से हमको बताना है कि कौन सा प्रकाशित नहीं हुआ है। तो कीर्ति पताका, विद्यापति की जो कीर्ति पताका है अभी तक ये प्रकाशित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों ही अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। कीर्ति पताका और कीर्ति लता की दोनों भाषा है वो अवहट्ट भाषा में है। और ऊपर हम लोगों ने जो देखा पदावली जो उनकी रचना है वो मैथिली भाषा में है। तो कौन सी रचना प्रकाशित नहीं हुई विद्यापति की? तो वह है कीर्ति पताका। उत्तर हमारा कीर्ति पताका हो जाएगा। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? स्वयंभू, पतंजलि, स्वयंभू, विद्यापति, पतंजलि और सरहपा। तो अपभ्रंश भाषा का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वो पतंजलि के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? पतंजलि के द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहली बार किया गया है। किस कवि को हिंदी का भवभूति की उपाधि प्रदान की गई है? हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है या हिंदी की भवभूति का उपाधि किसे प्रदान किया गया है? स्वयंभू आता है प्रश्न में कि किस कवि को हिंदी का भवभूति कहा जाता है या किस कवि को हिंदी की भवभूति की उपाधि प्राप्त है, किसको श्रेय है, इस तरह से प्रश्न बनकर आता है। स्वयंभू है, विद्यापति, पुष्पदंत और कौन है? सरहपा। तो हिंदी का भवभूति किसे कहा गया? तो हिंदी का जो भवभूति है वो पुष्पदंत को कहा गया। तो उत्तर हमारा यहाँ पर पुष्पदंत हो जाएगा।
निम्न में से पुष्पदंत की रचना कौन कौन सी है? पुष्पदंत की रचना भी पूछी जाती है। जसहर चरिव, ड़य कुमार चरिव, तिरसठी, महापुरुष गूढ़ालंकार और सभी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जसहर चरिव, ऊढ़य कुमार चरिव, तिरसठी, महापुरुष गूढ़ालंकार, ये तीनों यानी सभी रचनाएं क्या हैं? पुष्पदंत की रचना है, जिसमें से इनकी जो जसहर चरिव, ऊढ़य कुमार चरिव, ये बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ये तीनों ही रचनाएं हमको, इनका तीनों ही रचनाएं जो है इनको हमने ले लिया यहाँ पर, लेकिन जो जसहर चरिव है, ऊढ़य कुमार चरिव, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो तीनों ही रचनाएं पुष्पदंत की हैं। किस ग्रंथ, रासो ग्रंथ को शुक्ल जी ने वीर गाथात्मक नहीं माना है? ठीक है, किस रासो ग्रंथ को शुक्ल जी ने वीर गाथात्मक नहीं माना है? कौन सा रासो ग्रंथ है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाड़ रासो। ठीक है दोस्तों, तो आचार्य शुक्ल जी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है। इन्होंने वीर गाथात्मक बीसल देव रासो, ठीक है, बीसल देव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है? वीर गाथात्मक नहीं माना है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका हो जाएगा? बीसल देव रासो, यानी कि वीर गाथात्मक इन्होंने इसको नहीं माना है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी की रचना करने वाले सबसे पहले कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी की रचना करने वाले सबसे पहले हैं आपके विद्यापति, पुष्पदंत, हेमचंद्र, अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम जो रचना करने वाले हैं वो है अमीर खुसरो। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले सबसे पहले अमीर खुसरो ही हैं। अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली हिंदी की रचना करने वाला सबसे पहला कवि माना जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा अमीर खुसरो हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया है? यानी अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो यहाँ पता है कि सर्वप्रथम किसने कहा है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सभी लोगों ने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, इन सभी लोगों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, पुरानी हिंदी माना है। लेकिन हमको बताना है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले सर्वप्रथम किसने माना, हमें ये बताना है। तो इसको सबसे पहले पुरानी हिंदी मानने वाले या कहने वाले कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य उपदेश रसायन। ठीक है दोस्तों, उपदेश रसायन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य उपदेश रसायन रास की रचना किस कवि के द्वारा किया गया है? उपदेश रसायन रास की हम बात कर रहे हैं, और ये अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास, यानी कि अपभ्रंश भाषा में रचित प्रथम रास काव्य उपदेश रसायन रास की रचना किस कवि के द्वारा किया गया है? सोमप्रभ सूरी, जीन दत्त सूरी, जीन धर्म सूरी और विजय सेन सूरी। तो यहाँ पर उपदेश रसायन रास जो रचना है वो जीन दत्त सूरी की रचना है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीन दत्त सूरी, यानी जीन दत्त की सूरी की रचना कौन है? उपदेश रसायन रास। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो संदेश रासक के जो रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, सालीभद्र सूरी, मुनी राम सिंह और हेमचंद्र है। तो संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। ठीक है दोस्तों, यानी संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान, या फिर इनका नाम हमें अब्दुर रहमान, यानी इनका नाम हमें अब्दुर रहमान, यानी अब्दुल रहमान हो या फिर अब्दुल रहमान हो, दोनों नाम इन्हीं का है। और संदेश रासक की रचना करने वाले कौन है? वो अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान ही है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर अब्दुल रहमान हो गया। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? विद्यापति को, सालीभद्र सूरी को, स्वयंभू को, हेमचंद्र को। तो प्राकृत का जो पाणिनि है वो आपका कहा जाता है हेमचंद्र को। ठीक है दोस्तों, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा गया है। इन्होंने प्राकृत व्याकरण, यानी प्राकृत व्याकरण की रचना भी इन्होंने किया है। प्राकृत जो व्याकरण है, प्राकृत व्याकरण की रचना करने वाले कौन है? हेमचंद्र है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। उत्तर हमारा हेमचंद्र यहाँ पर हो जाएगा। हेमचंद्र की और रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। हेमचंद्र की कौन कौन सी रचना है? तो हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये प्रश्न आता है शब्दानुशासन, छंदानुशासन, इसको छंदानुशासन, छंदोनुशासन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेमचंद्र शब्दानुशासन, छंदानुशासन, योग शास्त्र, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों ही रचनाएं आपके हेमचंद्र की रचना है। तो हेमचंद्र शब्दानुशासन, छंदानुशासन, योग शास्त्र, ये तीनों ही रचनाएं हेमचंद्र की रचनाएं हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सभी हो जाएगा। कुमार पाल प्रतिबोध की रचना किसके द्वारा किया गया है? कुमार पाल प्रतिबोध की रचना किसके द्वारा, यानी किस कवि ने किया है? सोमप्रभ सूरी ने किया है।
विजय सेन सूर्य ने किया है, जीन दत्त सूर्य ने किया है या जीन धर्म सूर्य ने किया है? तो कुमार पाल प्रतिबोध की जो रचना की गई है वो सोमप्रभ सूर्य के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कुमार पाल प्रतिबोध की रचना या रचयिता या रचना किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर हमारा यहाँ पर सोमप्रभ सूर्य हो जाएगा। या फिर सोमप्रभ सूर्य की रचना कौन है? तो कुमार पाल प्रतिबोध है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सोमप्रभ सूर्य हो जाएगा, जिन्होंने कुमार पाल प्रतिबोध की रचना की है। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसके द्वारा की गई? ये भी प्रश्न में पूछा गया है। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसके द्वारा किया गया है? मेरुतुंग, शालिभद्र सूरी, मुनिराम सिंह या फिर हेमचंद्र के द्वारा किया गया है? तो जो प्रबंध चिंतामणि है इसकी रचना आपका मेरुतुंग के द्वारा, मेरुतुंग कवि है दोस्तों, यानी मेरुतुंग कवि ने ही क्या है? प्रबंध चिंतामणि की रचना की है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर मेरुतुंग हो जाएगा। सिद्धों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? सिद्धों यानी जो सिद्ध कवि हैं, सिद्धों की जो सिद्ध कवि हैं इनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? इनकी संख्या थी 84, यानी तो टोटल सिद्ध कवियों की संख्या 84 थी। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इनकी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? जो सिद्ध कवि हैं इन्होंने जो रचना की है, इनकी भाषा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? संध्या भाषा। संध्या भाषा अगर हम यहाँ लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। संध्या भाषा, संध्या भाषा, यानी संध्या भाषा, संध्या भाषा दोनों। तो इसको हम संध्या कहें या संध्या कहें, दोनों ही कहा जाता है इसमें। तो सिद्धों की जो भाषा है वो दोनों है, दोनों। आप इसको अलग नहीं समझिएगा कि संध्या अलग है संध्या अलग है, यानी कुछ विद्वान इसे संध्या बोलते हैं या फिर इसे संध्या बोलते हैं, तो दोनों एक ही है। तो सिद्धों की जो भाषा है वो कौन सी है? वो संध्या भाषा है या संध्या भाषा है, दोनों सेम है यहाँ पर। किस विद्वान ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है? यानी पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहने वाले कौन है? तो भाखा की जड़ किसे कहा गया, ये पहली बात होगी। तो पुष्य कवि, इनका नाम पुष्य कवि या पुंड कवि भी मिलता है, कहीं कहीं पुंड कवि भी इनका नाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, पुष्य कवि कहें या पुंड कवि। तो यहाँ पर हमारे दो प्रश्न हो गए कि भाखा की जड़ किसे कहा गया? तो भाखा की जड़ जो है पुष्य कवि या पुंड कवि को कहा गया, और किसके द्वारा कहा गया है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा कहा गया है। यानी कि पुष्य कवि या पुंड कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा इनको भाखा की जड़ कहा गया। तो उत्तर हमारा यहाँ पर शिव सिंह सेंगर हो जाएगा। चंद कृत प्रसिद्ध रासो ग्रंथ कौन है? यानी आप तो ये तो बहुत ही मशहूर है, यानी कि बहुत प्रचलित यानी बहुत चर्चित ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की किसके द्वारा की गई है? पृथ्वीराज रासो, यानी कि चंद बरदाई की जो रचना है, मशहूर रचना है, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। इनको प्रथम महाकवि कहा जाता है, और ये जो रचना है इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई की रचना है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? चंद बरदाई हो जाएगा। खुमार रासो की बात करें तो इनके जो रचनाकार हैं दलपति विजय हैं। हमीर रासो जो रचना है वो सारंगधर की रचना है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। खुमार रासो की रचना के हमने यहाँ पे अलग अलग प्रश्नों में ले लिया है, ताकि आप इसको अलग अलग देखें तो अच्छा रहेगा। खुमार रासो की रचना किस कवि के द्वारा किया गया? तो खुमार रासो की रचना है वो दलपति विजय के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, खुमार रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? जो खुमार रासो ग्रंथ है इसकी रचना दलपति विजय के द्वारा किया गया है। आगे जो प्रश्न है हमारा, परमाल रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? भैया परमाल रासो की रचयिता कौन है? परमाल रासो को ही हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा कि किस रासो को आला खंड के नाम से जाना जाता है? तो परमाल रासो को आला खंड के नाम से जाना जाता है। और इसके जो रचयिता है सारंगधर, अब्दुल रहमान, जगनिक, दलपति विजय। तो परमाल रासो के जो रचयिता है वो कौन है? जगनिक, यानी जगनिक के द्वारा ही क्या है? परमाल रासो या फिर आला खंड की रचना की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर जगनिक हो जाएगा। बिसल देव रासो की रचना किसके द्वारा किया गया है? बिसल देव रासो की रचना या फिर बिसल देव रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? बिसल देव रासो की जो रचना की गई है सारंगधर, नरपति नाल, जगनिक या फिर दलपति विजय। तो बिसल देव रासो की जो रचना है वो नरपति नाल के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। तो बिसल देव रासो की रचयिता या बिसल देव रासो की रचनाकार कौन है? तो वह है नरपति नाल। हमीर रासो की रचना किसके द्वारा? सारे रासो ग्रंथ है, आदिकालीन जो रासो ग्रंथ है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं और कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में परीक्षा में पूछा भी गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो और भी परीक्षाओं में या फिर यूपी पुलिस की परीक्षाओं में कुछ ही, अब सारे तो नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से एक या दो कोई भी पूछा जा सकता है। पढ़ना तो हमको सारा ही रहेगा दोस्तों। तो हमीर रासो की रचना किसके द्वारा किया गया है? हमीर रासो विजय सेन सूरी, विद्यापति, सारंगधर और हेमचंद्र। तो हमीर रासो की जो रचना है वो सारंगधर के द्वारा, सारंगधर इसे इन्हें कहते हैं। तो हमीर रासो की रचना जो है वो सारंगधर कवि के द्वारा किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सारंगधर हो जाएगा। नल सिंह भाट द्वारा रचित कौन सा रासो ग्रंथ है?
विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो और कोई नहीं। तो नल सिंह भाट ने किस रासो ग्रंथ की रचना की है? तो इनका जो रासो ग्रंथ है वो है विजयपाल रासो, यानी विजयपाल रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? नल सिंह भाट के द्वारा की गई। तो नल सिंह भाट का जो रचना याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? विजयपाल रासो जो है नल सिंह भाट के द्वारा रचित रासो ग्रंथ है। दोहा कोश की रचना किसके द्वारा किया गया है? दोहा कोश किसकी प्रसिद्ध रचना है? देवसेन, केदार भट्ट, विद्यापति या फिर सरहापा? तो जो दोहा कोश रचना है ये किसकी प्रसिद्ध कृति है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये सरहापा की रचना है। ठीक है दोस्तों, दोहा कोश जो है सरहापा की प्रसिद्ध रचना है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दोहा कोश प्रश्न में पूछा भी जाता है। तो दोहा कोश रचना किसका है? सरहापा का है। निम्नलिखित में से स्वयंभू द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? स्वयंभू द्वारा रचित कौन कौन सा ग्रंथ है जो स्वयंभू ने लिखा है? तो पौमचरिव, स्वयंभू छंद, रिष्ट नेमी चरिव। तो ये सभी ग्रंथ, ये तीनों ही ग्रंथ क्या है? स्वयंभू द्वारा रचित है, जिसमें से पौमचरिव, स्वयंभू चंद तो इनका नाम ही इसमें है, तो एक प्रश्न में आता ही नहीं है। जिसमें पौमचरिव है और क्या है? रिष्ट नेमी चरिव। ठीक है, यहाँ कोई भी प्रश्न में आ सकता है, हम नहीं कह सकते कि कौन सा प्रश्न में आता है, कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल किया है। हम किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। तो जितने भी संभावना है सभी को हमने शामिल कर लिया। तो स्वयंभू द्वारा जो रचित ग्रंथ है पौमचरिव, स्वयंभू छंद, रिष्ट नेमी चरिव, तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? स्वयंभू द्वारा रचित हैं। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों? तो जयचंद्र प्रकाश जो रचना है भट्ट केदार या केदार भट्ट, पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी या फिर देवसेन की रचना है। तो जयचंद्र प्रकाश जो रचना है वो केदार भट्ट की रचना है। केदार भट्ट को ही भट्ट केदार के नाम से भी जाना जाता है। दोनों क्या है? दोनों नाम एक ही है दोस्तों। यहाँ पर तो जयचंद्र प्रकाश की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? वो आपका केदार भट्ट यानी भट्ट केदार के द्वारा इनकी रचना की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर केदार भट्ट या भट्ट केदार हो जाएगा। रेवंत गिरिराज किसकी रचना है? रेवंत गिरिराज के रचयिता या रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है? जीन दत्त सूरी, जीन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी या फिर शालिभद्र सूरी। तो जो रेवंत गिरिराज है इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? विजय सेन सूरी, यानी विजय सेन सूरी के द्वारा ही क्या है? रेवंत गिरिराज की रचना की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर विजय सेन सूरी हो जाएगा, जिन्होंने रेवंत गिरिराज की रचना की है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं स्थूल भद्र रास की रचना किसके द्वारा किया गया है? स्थूल भद्र जो रास है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? जीन धर्म सूरी, जीन दत्त सूरी, जीन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी। तो इसकी जो रचना है वो जीन धर्म सूरी के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, स्थूल भद्र रास की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो जीन धर्म सूरी, यानी उत्तर हो जाएगा दूसरा जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। जीन धर्म सूरी ने ही क्या किया है? स्थूल भद्र रास की रचना की है। श्रावकाचार किस कवि द्वारा रचित है? यानी श्रावकाचार ये रचना का नाम है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की, केदार भट्ट की, विद्यापति की, सरहापा की। जो श्रावकाचार रचना है वो देवसेन की रचना है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देवसेन हो जाएगा। तो श्रावकाचार किस कवि की रचना है? तो देवसेन की रचना कहा जाएगा इसको। उत्तर हमारा यहाँ पर देवसेन हो जाएगा। फिर आगे है हमारा भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है दोस्तों? भारतेश्वर बाहुबली रास हमारे ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? जीन दत्त सूरी, जीन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी या फिर शालिभद्र सूरी के द्वारा किया गया है। तो जो भारतेश्वर बाहुबली रास है इसकी रचना शालिभद्र सूरी के द्वारा किया गया है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? शालिभद्र सूरी हो जाएगा। सारे ही जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। कौन सा प्रश्न कहाँ से आप पूछ सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसमें दिया है प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचना है। तो कौन से कवि, कौन से लेखक, कौन सी रचना, कौन सा प्रश्न कहाँ से बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमको सारे ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कुवलय माला कथा की रचना किस कवि के द्वारा किया गया है? कुवलय माला कथा की रचना जीन दत्त सूरी, उद्योतन सूरी, विजय सेन सूरी या फिर शालिभद्र सूरी के द्वारा किया गया है। तो कुवलय माला कथा की जो रचना है वो उद्योतन सूरी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, कुवलय माला कथा की रचना किसके द्वारा की गई है? उद्योतन सूरी के द्वारा की गई है। तो उद्योतन सूरी हमारा यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ये भी प्रश्न आता है कि ये क्या है?
तो ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना किस प्रसिद्ध कवि की कृति है, यानी इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है, तो इसकी जो रचना है विद्यापति, दामोदर शर्मा, जीन धर्मसूरी या फिर मेरुतुंग के द्वारा की गई है। तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसकी रचना आप दामोदर शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, इसकी रचना दामोदर शर्मा के द्वारा करी गई है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण उत्तर हमारा यहाँ पर दामोदर शर्मा हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर किसकी प्रसिद्ध कृति है, वर्ण रत्नाकर किसकी प्रसिद्ध कृति है दोस्तों, तो जो वर्ण रत्नाकर प्रसिद्ध कृति है वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। ठीक है, वर्ण रत्नाकर जो रचना है ये किसकी है, ये है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। और जो 84 हम अभी पढ़े हैं, 84 जो सिद्ध संत है या सिद्ध कवि हैं, इनका उल्लेख जो है इसी वर्ण रत्नाकर में मिलता है। तो 84 सिद्ध जो कवि हैं इनका जो उल्लेख है वो वर्ण रत्नाकर में मिलता है। और वर्ण रत्नाकर की रचना किसके द्वारा करी गई है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ज्योतिरीश्वर ठाकुर हो जाएगा और इसी वर्ण रत्नाकर में ही 84 सिद्धों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। चर्या पद किसकी रचना है, चर्या पद जो है रचना है सबरपा, स्वयंभू, लुइपा और कढ़पा, ये सारे ही हमारे सिद्ध कवि हैं। तो जो चर्या पद के रचयिता है, चर्या पद की जो रचना करी गई है वो सबरपा के द्वारा किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबरपा उत्तर सही हो जाएगा। और यहाँ पर स्वयंभू, लुइपा और कढ़पा की कुछ हम बातें कर लेते हैं। जो स्वयंभू हैं वो 84 सिद्धों में सबसे पुराने कवि हैं, सबसे पुराने या प्रथम कवि हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा, स्वयंभू जो है 84 सिद्धों में सबसे पुराने या प्रथम कवि हैं। अगर लुइपा की बात करें तो 84 सिद्धों में सबसे उच्च स्थान इनका है। जो लुइपा है 84 सिद्ध हैं, इनमें लुइपा का जो स्थान है सबसे उच्च यानी सर्वोच्च कवि इनको माना गया है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च कवि का स्थान किसका है, तो वो लुइपा का है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो कढ़पा सभी कवियों में जो सबसे विद्वान है, सभी कवियों में सबसे विद्वान कवि जो है वो कौन है, कढ़पा है। तो स्वयंभू सबसे पुराने हैं और लुइपा क्या है, सभी कवियों में सबसे जो उच्च स्थान है वो किसका है, लुइपा का है। और जो कढ़पा है, कढ़पा क्या है, सभी कवियों में सबसे विद्वान है। तो यहाँ पर जो चर्या पद है वो सबरपा की रचना है और सबरपा जो है वो लुइपा के क्या है, शिष्य हैं। ठीक है दोस्तों, सबरपा जो है वो लुइपा के शिष्य हैं। तो हमें यहाँ शिष्य तो नहीं याद रखना, लेकिन स्वयंभू सबसे पुराने यानी प्रथम है, लुइपा जो है उच्च यानी सबसे सर्वोच्च स्थान, 84 सिद्ध कवियों में सबसे सर्वोच्च स्थान लुइपा का है। जो कढ़पा है वो सभी कवियों में सबसे विद्वान माने जाते हैं। सिद्ध कवियों में सर्वोच्च स्थान किस कवि को माना गया है, यहाँ पर देखिए हमने प्रश्न में भी ले लिया है क्योंकि प्रश्न ये ऐसा पूछा जाता है। तो सिद्ध कवियों में सबसे सर्वोच्च स्थान, सबसे उच्च स्थान हम लोग अभी देखा है किसका स्थान है, लुइपा का है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना कौन है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है, कीर्तिलता, पदावली, नए चक्र या फिर श्रावकाचार। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है, श्रावकाचार को माना है। अभी हम लोगों ने इसको देखा है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, देवसेन के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, देवसेन के द्वारा की गई है। इसे श्रावकाचार को नए चक्र, यहाँ जो नए चक्र है हमने यहाँ पे इसलिए लिख लिया है कि श्रावकाचार को नए चक्र के नाम से भी जाना जाता है, नए चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हिंदी की प्रथम रचना किसके द्वारा, यहाँ पर ये भी हमको इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा माना गया है, तो नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा माना गया है। और किसको, श्रावकाचार्य को माना गया है। इसकी रचना देवसेन के द्वारा करी गई है और नए चक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसे, श्रावकाचार्य को। गोरखनाथ के 14 ग्रंथों का संपादन गोरख बानी के नाम से किसके द्वारा संपादित किया गया था, यानी गोरखनाथ के 14 ग्रंथ किसने, यहाँ पे 14 ग्रंथ है, इसका संपादन किसके नाम से किया गया, यानी गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं उनका संपादन गोरख बानी के नाम से किया गया है। और इसका संपादन करता कौन थे, यानी इसको संपादित करने वाले कौन थे, डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर जो गोरख बानी का संपादन किया गया है वो डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल के द्वारा ही क्या किया गया है, गोरख बानी का संपादन किया गया है। नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा गया है, जो नाथ कवि हैं इनमें रसायनी यानी नाथ परंपरा की शुरुआत या नाथ साहित्य की शुरुआत करने वाले कौन है, तो वो गोरखनाथ है। इन्होंने नाथ साहित्य की शुरुआत की थी, नाथ साहित्य की शुरुआत करने वाले कौन है, गोरखनाथ हैं। हमें बताना है कि नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है, रसायनी किसे कहा जाता है, बालकनाथ, नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ। तो रसायनी किसे कहा जाता है, वो नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो मत्स्येंद्रनाथ है ये कौन है, ये गोरखनाथ के गुरु हैं।
ये गोरखनाथ के गुरु जी हैं। तो गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ है। इसमें नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को नाथ कवियों में रसायनी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो जो शब्द है, ये पृथ्वीराज रासो, हम लोग जो रासो ग्रंथ पढ़ते हैं, तो रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस शब्द से मानी जाती है? किससे मानी जाती है? रसायन, रासक, रसिका या फिर रास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति माना है, किससे माना है? रसायन से माना है। ठीक है दोस्तों। और यहीं पे एक दूसरा जो है रासक, रासक क्या है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने रास शब्द की जो उत्पत्ति है वो रासक से माना है। ठीक है। तो जो रसायन शब्द है वो शुक्ल जी के अनुसार है रासो शब्द की उत्पत्ति, और जो रासक शब्द है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। तो दोनों याद रखिएगा, शुक्ल जी का रसायन शब्द से इन्होंने माना है, और जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है वो रासक शब्द से माना है। तो यहाँ पर उत्तर तो हमारे यहाँ रसायन हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला भी आप याद रखिएगा, इन्होंने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। जस मयंक जस चंद्रिका किसके द्वारा रचित है दोस्तों? ठीक है। तो जस मयंक जस चंद्रिका की रचना किसके द्वारा की गई है? देवसेन, केदार भट्ट, मधुकर भट्ट या फिर विद्यापति के द्वारा। तो जस मयंक जो चंद्रिका है, जस मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर भट्ट के द्वारा की गई है। जस मयंक जस चंद्रिका की रचना किसके द्वारा की गई है? वो है मधुकर भट्ट के द्वारा इसकी रचना करी गई। तो उत्तर हमारा यहाँ पर मधुकर भट्ट हो जाएगा। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि, यानी चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका जो रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसका हिंदी का क्या है? प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह किस विद्वान के द्वारा कहा गया, यानी ये पंक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? तो चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं। किसके द्वारा एक मानक कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। तो ये जो है यहाँ पर लगता है ऑप्शन गलत है, ये माना गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा माना गया है। ये कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लगता है दोस्तों गलत है। तो चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सही रहना चाहिए था। तो उत्तर हमारे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है या माना है। पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में किसने माना है? या फिर पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद किसने कहा है? ऐसे भी प्रश्न में आता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद किसने कहा है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये भी प्रश्न में आ सकता है कि किस रासो ग्रंथ को सुख सखी संवाद के नाम से जाना जाता है, ऐसे भी प्रश्न में आ सकता है। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद कहा गया है, किसने कहा है? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को बताएंगे। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय चंद बरदाई, जयानक, देवसेन, कोई नहीं। तो पृथ्वीराज विजय जो रचना है वो जयानक की रचना है। ठीक है। उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जयानक हो जाएगा। तो पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक के द्वारा करी गई है। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने माना है? पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसके द्वारा माना गया है? तो डॉक्टर बुल्हर, जो डॉक्टर बुल्हर हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या है? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। यहाँ पर हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कविराज श्यामल दास है, देवी प्रसाद है। इन सभी ने, यानी चारों कवि हैं, चारों कवियों ने ही पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम सबसे पहले किसने इसको अप्रमाणिक माना था? तो डॉक्टर बुल्हर ने सबसे पहले क्या है? इसको अप्रमाणिक माना था। तो यहाँ पर अब आप कम से कम दो नाम याद रखिएगा। एक है डॉक्टर बुल्हर जिन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी क्या है? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना ही मानते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, या फिर किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ, अप्रमाणिक रचना माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वहां पर उत्तर तब हमारा हो जाएगा। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। तो डॉक्टर माने, इस चारों लोगों ने माना, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और सर्वप्रथम किसने माना है? तो डॉक्टर बुल्हर ने माना। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा।
पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? अर्ध प्रमाणिक कौन माना है दोस्तों? यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अर्ध प्रमाणिक की हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जन विजय और सभी। तो यहाँ पर सभी लोगों ने अर्ध प्रमाणिक यानी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना या फिर अर्ध, जैसे वहां पे अप्रमाणिक उन्होंने माना था, तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? तो ये तीनों जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जन विजय, तीनों लोग क्या है इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है दोस्तों, तो यानी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? तो उत्तर में हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। इनका मतलब नाम पूछा जाता है। तीनों लोगों ने अप्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना है? यहाँ पर प्रमाणिक की बात आ गई, तो प्रमाणिक भी बहुत सारे कवियों ने माना है, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं श्याम सुंदर दास और कौन है? मिश्र बंधु। इन दोनों लोगों ने पृथ्वीराज रासो क्या है? प्रमाणिक रचना या प्रमाणिक ग्रंथ माना है। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु इन्होंने इसको प्रमाणिक ग्रंथ माना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो हिंदी में जो सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है वो आपका बिसल देव रासो मिलता है। इसकी रचना नरपति नाल्ह के द्वारा करी गई है। नरपति नाल्ह ने अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ भी लिया इसको, तो इसकी रचना नरपति नाल्ह के द्वारा की गई है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा की जो रचना है वो किसमें मिलती है? तो बिसल देव रासो सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे 12 मासा जो पद्मावती मिलता है और भी बहुत सारे ग्रंथ में मिलता है, लेकिन अगर कुछ और ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ में, कुछ ही ग्रंथों में मिलता है, लेकिन सबसे पहले जो 12 मासा का उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? तो वो बिसल देव रासो में ही मिलता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर बिसल देव रासो हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो ये इन्होंने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है किसे? बिसल देव रासो को ही माना है। यानी बिसल देव रासो में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन भी मिलता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो वो बिसल देव रासो को ही माना है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर इसका भी बिसल देव रासो ही हो जाएगा। विद्यापति के गुरु कौन थे? विद्यापति के गुरु का नाम हमें बताना है। नागार्जुन, नरहरिदास, गोरखनाथ, पंडित हरि मिश्र। तो जो विद्यापति के गुरु हैं वो कौन है? पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र को ही विद्यापति का गुरु माना गया है, या फिर इनके गुरु थे ये। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना विद्यापति की मैथिली भाषा में? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि किस रचना के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा था? तो पदावली के कारण, क्योंकि इन्हीं की रचना जो है पदावली जो है ये मैथिली भाषा में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं किसमें है? दोनों रचनाएं ये अवहट्ट में। तो दोनों आप याद रखिएगा यहाँ से, अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं हैं ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं, और जो पदावली है ये आपका मैथिली भाषा में लिखा गया है। भू परिक्रमा जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो विद्यापति इन्होंने मैथिली भाषा, अवहट्ट भाषा और संस्कृत भाषा, तीनों ही भाषाओं में इन्होंने रचना किया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैथिली भाषा की बात करें तो यहाँ पर पदावली हो जाएगा। हमने यहाँ पर इस क्लास में 50 क्वेश्चन को ही शामिल किया है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगला अभी एक पार्ट में आदिकाल का एक भाग और होगा, उसमें ये आदिकाल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो भाग 2 जो आगे का हमारा क्लास होगा उसमें होगा। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्लास हमारी पूरी तरह से समाप्त होती है। अगला जो क्लास होगा वो आदिकाल का भाग 2 होगा, उसमें हम आदिकाल को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद भक्ति काल की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज क्लास समाप्त होती आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में, हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।